ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैपेसिटर। तो समझते हैं सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है। देखिए क्या हुआ कि हमें जरूरत पड़ी चार्ज को स्टोर कराने की। बहुत सारी एप्लीकेशन में हमें चार्ज स्टोर करा हुआ चाहिए था, या फिर हमें ऐसी जरूरत थी कि स्टोर करके रखना था चार्ज ताकि हम उसे बाद में यूज कर सकें। तो उसके लिए हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए था जो कि चार्ज स्टोर करके रख सके। ठीक है, तो जो डिवाइस चार्ज को स्टोर करके रख सकता है उसे हम कहते हैं कैपेसिटर। तो डेफिनेशन क्या हुई, द डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज इन इट इज नोन एज कैपेसिटर। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी और है दैट इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मतलब एक टाइप की एबिलिटी है। किस चीज की एबिलिटी? एक कैपेसिटर की एबिलिटी। कैपेसिटर क्या कर सकता है? कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। तो क्या हुआ ओवरऑल, द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज इन इटसेल्फ, मतलब कि एक टाइप की एबिलिटी है जिससे कोई कंडक्टर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब देखिए हर कंडक्टर की कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी, अलग अलग क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज कोई कंडक्टर स्टोर करके रख सकता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या एक डिवाइस की एक मैक्सिमम कैपेबिलिटी होगी क्या कि इसके पास वो चार्ज स्टोर करके रख ही ना सकता हो? उसको समझने के लिए एक एनालॉजी समझते हैं। एनालॉजी से समझते हैं कि चार्ज किस तरह से स्टोर होता है किसी कंडक्टर के अंदर। तो समझना कि ये कोई बकेट है जैसे हमारी, ठीक है। इस बकेट में क्या कर रहे हैं? पानी डाल रहे हैं, ठीक है। वाटर पोर कर रहे हैं इसके अंदर। जैसे ही वाटर पोर करेंगे तो क्या होगा बताइए? इसमें वाटर का लेवल धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा रहने दो, ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, यहाँ से वो क्या है, इसका हमने बेस तैयार कर दिए है इस तरह से, और यहाँ से वाटर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, लेवल राइज होता चला जा रहा है। ठीक है, हम वाटर पोर करते जा रहे हैं, इसमें लेवल राइज होता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, फिर और ज्यादा हो गया, फिर एक कंडीशन ऐसी है जिसमें इसको पूरा पानी फिल हो चुका है। ठीक है, अब इससे ज्यादा अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? वाटर बाहर फैल जाएगा, इधर से वाटर बाहर लीक कर जाएगा ना। इसका मतलब यही तो हुआ कि एक बार क्या करा हमने, इसमें वाटर को डालते गए तो इसका धीरे धीरे लेवल भी राइज होता गया। एक कंडीशन ऐसी है जिसकी कैपेसिटी पूरी फुल हो चुकी है। वर्ड आ गया ना कैपेसिटी, तो कैपेसिटी इसकी फुल हो चुकी है। इसके बाद भी अगर हम इसको क्या देते हैं, वाटर देते हैं, इसमें वाटर डालते हैं, तो वाटर बाहर क्या कर जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा, लीक कर जाएगा। हम क्या कह सकते हैं? स्पिल आउट कर रहा है, फैल रहा है बाहर, मतलब हम कह सकते हैं कि किसमें से वाटर लीक कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से समझना कि जैसे ये कोई जो बकेट जो थी हमारी, ठीक है, इसको आप समझिए कोई कंडक्टर है। ठीक है, वाटर हम इसके अंदर पोर कर रहे थे, आप समझिए हम किस कंडक्टर को दे रहे हैं चार्ज। समझ में आया कि आप लोगों को क्या कर रहे हैं हम, कि ये जो बकेट है उसको मान लो आप कंडक्टर, और जो वाटर हम पहले वाले केस में डाल रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज दे रहे हैं। अच्छा, वाटर इसके अंदर डालने से इसका लेवल राइज हो रहा था कि नहीं हो रहा था? उसी तरीके से अगर हम इसको चार्ज देते जाते हैं तो इसका पोटेंशियल भी राइज होता चला जाए, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज के। मतलब जैसे जैसे आप चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो, इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो धीरे धीरे इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। एक कंडीशन ऐसी आ गई है कि जितना चार्ज स्टोर करके रख सकता था उसने उतना चार्ज स्टोर करके रख लिया, इससे ज्यादा वो अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता था। इतना समझ में है? अच्छा, क्या होगा जैसे हमने क्या करा था, इसमें वाटर की कैपेसिटी फुल हो जाने के बाद इसमें अगर और ज्यादा वाटर डालते हैं तो बाहर स्पिल आउट हो जाता है। तो क्या होगा अगर किसी कंडक्टर को हमने चार्ज दिया, उसकी कैपेसिटी फुल हो गई, उसके बाद भी अगर हम उसे चार्ज देंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से पहले केस में वाटर स्पिल आउट हो गया था, चार्ज भी बाहर लीक कर जाएगा। अब चार्ज बाहर लीक कैसे करेगा? देखिए ये जो कंडक्टर है इसके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट है। जैसे हम मान लेते हैं इसको हमने एयर में रखा हुआ है, एक जो कंडक्टर है वो एयर में रखा हुआ है, तो इसके सराउंडिंग में एयर है, एयर में गैसेस होती हैं। अब क्या करेगा ये, जैसे जैसे अपन इसको चार्ज देते जा रहे हैं, अपना पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहा है, और पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो इस सराउंडिंग के जो गैसेस प्रेजेंट है उनके मॉलिक्यूल्स का भी पोटेंशियल इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, एक कंडीशन है ऐसी, इसका पोटेंशियल मैक्सिमम राइज हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या कर रहा है, इसने आसपास की सराउंडिंग की जितनी भी गैसेस थी उनको आयोनाइज कर दिया है। ठीक है, आयोनाइज कर देना मतलब कि पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है। पोटेंशियल एक टाइप की एनर्जी दे रहे हैं उसको। ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है उसका, तो सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स उनकी भी एनर्जी इंक्रीज कर दी उसने, और इतनी ज्यादा एनर्जी इंक्रीज कर दी कि वो क्या हो चुकी है, आयोनाइज हो चुकी हैं। अब अगर हम क्या करते हैं, इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड कराते हैं इस कंडक्टर को। ठीक है, थोड़ा सा भी चार्ज एक्स्ट्रा देते हैं, तो जिस तरह से वाटर स्पिल आउट हुआ था, चार्ज भी क्या कर जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा या लीक कर जाएगा।
सराउंडिंग में जो गैसेस प्रेजेंट है उनकी हेल्प से क्या करेगा कि एक्स्ट्रा जो चार्ज दिया था वो कहाँ चला जाएगा, बाहर गैसेस के पास चला जाएगा, वो गैसेस घूम फिर के किसी और को ट्रांसफर कर देंगे, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज दिया वो भी बाहर चला जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज दिया वो भी बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मान लो एक एग्जांपल के लिए कि इसके अंदर 1000 कूलाम चार्ज स्टोर हो सकता है, मान लो इतना होता नहीं किसी भी कैपेसिटर के अंदर, लेकिन मान लो कि इसके अंदर 1000 कूलाम चार्ज स्टोर करके हम रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अगर इसको 1 कूलाम चार्ज और एक्स्ट्रा दे देते हैं, जैसे 1001 कूलाम चार्ज दे देते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, सराउंडिंग के जो एयर है उसको ट्रांसफर कर देगा, तो वापस अपनी कैपेसिटी पर आ जाएगा, दैट इज 1000 कूलम। फिर आप इसमें वैल्यूज को बढ़ाते चले जाओ, ये बाहर लीक करता चला जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, चार्ज के। अब चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाओ, पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा। अच्छा, हम केस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब कि अगर हम चार्ज को इंक्रीज करते हैं, चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है, बस सही है। अच्छा, इसका अगर रिवर्स देखें कि अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा दें तो इसका मतलब हम चार्ज भी तो इंक्रीज कर ही रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल कैसे इंक्रीज होगा, चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करके, मतलब पोटेंशियल अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे, मतलब कि Q प्रोपोर्शनल टू V है। और जब भी आपको पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो क्या लगाते हैं, हम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगाते हैं। तो Q इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट C और ये पोटेंशियल है V, तो Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पर उनको नाम देते हैं कौन कौन क्या है, तो Q इज इक्वल टू चार्ज है, V इज इक्वल टू पोटेंशियल है, और जो C है वो हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है। क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, सिंपली उसको कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो C क्या हो गया हमारा, कैपेसिटेंस। C की वैल्यू क्या होगी, C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाय V। अब आप देख रहे हैं कि जो C है, अगर अमाउंट ऑफ चार्ज को फिक्स कर दिया जाए तो C जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, मतलब कि पोटेंशियल की वैल्यू कम तो कैपेसिटेंस क्या होता चल जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर हम पोटेंशियल किसी तरह से डिक्रीज कर पाए तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ओवरऑल कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाना है। तो हमें एक डिवाइस बनाना है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे ताकि हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। कैपेसिटी मतलब कि चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब इसकी यूनिट पर देख लेते हैं क्या होगी। देखिए न्यूमरेटर में तो Q है, Q मतलब क्या होता है, चार्ज, और अपॉन में क्या है, पोटेंशियल। चार्ज यूनिट पता है आपको क्या होती है, कूलम, और पोटेंशियल यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी, कूलम पर यूनिट वोल्ट, ठीक है। अब कूलम के लिए इसको एक नई यूनिट बना देते हैं, कूलम पर यूनिट वोल्ट को एक और नया नाम दिया है, दैट इज फैरेड। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो जाती है, फैरेड, ठीक है। अब यहां से हम एक फैरेड की डेफिनेशन निकालते हैं, तो F इज इक्वल टू C/V है, ठीक है, 1 कूलम अपन 1 वोल्ट। तो अगर 1 कूलम अपन 1 वोल्ट है तो इन दोनों का रेशियो भी क्या आने वाला है, 1 फैरेड आने वाला है। तो यहाँ से डेफिनेशन देखिए क्या बनेगी, द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड, मतलब कि किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो क्या कहलाएगी, 1 फैरेड इफ 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू इट, ठीक है। अगर हम उसको 1 कूलम चार्ज देते हैं एंड इट्स पोटेंशियल इज राइज बाय 1 वोल्ट, मतलब कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैरेड होगी जब हम उसको 1 कूलम चार्ज देंगे, जिससे उसका पोटेंशियल भी कितना राइज हो जाता है, 1 वोल्ट, ठीक है। मतलब कि 1 कूलम चार्ज देने से अगर किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से राइज हो जाता है तो मतलब उस कंडक्टर की कैपेसिटी क्या है, 1 फैरेड होगी, ठीक है। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ से हम कैपेसिटेंस मतलब कि फैरेड का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए C इज इक्वल टू, मतलब कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या है, Q/V है, ठीक है। V जो होता है मतलब कि पोटेंशियल, आपको पता है V इज इक्वल टू W/Q भी होता है, W/Q। तो हम V के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, W और अपॉन में Q न्यूमरेटर में चला जाएगा तो Q²/W हो चुका है। Q मतलब क्या होता है, चार्ज। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला पता है आपको 80 होता है, अब Q² है तो 80 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml² T इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो T की पावर देखिए इधर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है लेकिन नेगेटिव है, न्यूमरेटर में जाके T⁴ हो जाएगा, इन दोनों की पावर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो m इनवर्स
एल इनवर्स स्क्वायर टी टू दी पावर 4 और ए टू दी पावर क्या होगी, देखिए होल स्क्वायर है तो ए टू दी पावर 2। और इस तरह से हमने कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? डायमेंशन फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आए तो आप इसको बता सकते हैं। तो डेफिनेशन समझ में 1 फैरेड की क्या होगी, ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला भी समझ में आ गया और इस तरह से हमने इसके फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं किसी अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो, क्या हो अगर हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर हो तो उस स्फेरिकल कंडक्टर की हम कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए आप, कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। नेक्स्ट है कैपेसिटी, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर सपोज करते हैं बस स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉलिड है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है O, जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस पे कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा, तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर टोटल कितना है Q है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस कंडक्टर पर चार्ज है। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, इसकी कैपेसिटी पता करनी, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है। ठीक है, Q क्या होता है, चार्ज जो गिवन है, इस कैपेसिटर को कितना चार्ज गिवन है Q, और अपने हमें क्या फाइंड आउट करना है V। हम एक काम करते हैं, इसके सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो हम किसी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है 1/4πε0 Q/r। ठीक है, पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है, V = 1/4πε0 Q/r। पहले भी देख चुके हैं, ये फॉर्मूला उठा के यहाँ पर रख सकते हैं, तो C = जाएगा Q/1/4πε0 Q/r। देखिए Q से Q कैंसिल हो गया। अब ये जो 4πε0r है उसको हम रेसिप्रोकल करके कहाँ ले जाते हैं, न्यूमरेटर में, तो C = जाएगा 4πε0r। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये किसका है, कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, यूनिट क्या होगी इसकी, फैरेड होने वाली है। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है। अब हम एक काम करते हैं कि जो हमारे पास सबसे बड़ा स्फीयर अवेलेबल है, ठीक है, हम मान सकते हैं कि जो अर्थ है हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, सबसे बड़ी बॉडी वही है हमारे पास, हम उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें कि जो उससे छोटी बॉडीज हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ अर्थ की कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो C = फॉर्मूला क्या है 4πε0 और r। ठीक है, यहाँ पे r के प्लेस पे क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द अर्थ आ जाएगी। 4πε0 की वैल्यू आपको पता है, देखिए 1/4πε0 अगर होता है तो हम इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 9 × 10⁹। इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, मतलब इन दोनों का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं, तो 4πε0 = 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। क्या हमने क्या करा, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, पलट दिया दोनों को, तो 4πε0 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, 1/9 × 10⁹। रेडियस ऑफ द अर्थ जो है अप्रोक्सीमेटली आप इसको मान सकते हैं स्फेरिकल के लिए कि r = 6400 किलोमीटर में होगी। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी 6400 किलोमीटर, लेकिन हमें तो मीटर में फाइंड आउट करना है, तो किलो के लिए क्या कराते हैं 1000 का मल्टीप्लाई करा देंगे और आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर में। तो रेडियस = देखिए 1 2 3 4 5 64 × 10⁵ और मोर एक्यूरेटली लिखें तो 6.4 × 10⁶ भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.711 × 10⁻³ फैरेड। ठीक है, इतनी कैपेसिटी आने वाली। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं ताकि 10⁻⁶ में आ जाए। रीजन क्या है, फैरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है, किसी भी बॉडी जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी यूनिट 1 फैरेड नहीं है। जनरली जो हम बॉडीज डील करते हैं, जिस भी बॉडी से डील करते हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है माइक्रो फैरेड में होती है, तो हम भी चाहते हैं इसको माइक्रो फैरेड में कन्वर्ट कर लें। तो उसके लिए क्या करना होगा, डेसिमल की इधर शिफ्ट करते हैं 10⁻⁻6 हो जाएगी, तो 711 × 10⁻⁻6 फैरेड, और 10⁻⁻6 को माइक्रो लिखा जा सकता है, तो 711 माइक्रो फैरेड कैपेसिटी हो जाएगी इसकी अर्थ की।
मतलब कि कैपेसिटी ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 711 माइक्रोफेरेड। अब देखिए अर्थ इतना बड़ा स्फीयर है, हमारे पास जितने भी अवेलेबल स्फीयर्स हैं उनमें सबसे बड़ा स्फीयर जो है वो अर्थ है, ठीक है। उस अर्थ की कैपेसिटी केवल कितनी है, 711 माइक्रोफेरेड है। तो बताइए इससे जो छोटे छोटे स्फीयर्स होंगे उनकी कैपेसिटी कितनी कम होने वाली है। समझ में आई क्या बात आपको? तो मतलब जब भी हमें कोई स्फेरिकल कंडक्टर बनाना है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी को कंडक्टर बनाना है, तो हमें उसकी कैपेसिटी जो मिलने वाली है वो बहुत ही कम मिलने वाली है, क्योंकि देखिए अर्थ की कैपेसिटी इतनी है, बहुत ही कम है। तो जो छोटी छोटी बॉडीज होंगी जो हम जिसको हम स्फेरिकल कंडक्टर के फॉर्म में यूज करने वाले हैं उनकी कैपेसिटी तो काफी कम होगी, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत होती है कैपेसिटर बनाने की। तो हमें एक ऐसा डिवाइस बना रहे हैं जिसको शेप और साइज तो छोटा हो लेकिन उसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हमें समझना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, ठीक है। कैपेसिटर की शुरुआत किस तरह से और किस तरह से उसके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, किस तरह से बनाया गया है उसको। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए हम, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। थ्योरेटिकल है ये, केवल उसको समझना है किस तरह से और आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं उसे, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या चीज है? कैपेसिटर एक टाइप का डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने में, ठीक है। तो आप लिख लें कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड हेंस द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो कैपेसिटर एक टाइप का डिवाइस है जिसका यूज हम इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के यूज में करते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप इमेजिन करें कि हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, जो इंसुलेटेड है, ठीक है। इंसुलेटेड मतलब कि हमने उसको इस तरह से रखा हुआ है कि उसका किसी और दूसरी अदर बॉडी से कोई कांटेक्ट नहीं है और जो भी चार्ज है वो इसी के पास रहेगा, कहीं वो ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है। ये कंडक्टर की मटेरियल की बनी हुई है। हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज देते जा रहे हैं, इसका पोटेंशियल भी राइज होता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि एक लिमिट तक किसी बॉडी, कोई भी बॉडी अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रख सकती है, उसके बाद वो क्या करेगी, चार्ज बाहर लीक करना स्टार्ट कर देगी। तो उसी तरह से इस कंडक्टर की जो कैपेसिटी थी वो भी फुल हो चुकी है, इसके बाद वो कोई चार्ज स्टोर करके नहीं रख पा रही है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके पास एक नॉन चार्ज या अनचार्ज किसी मेटेलिक प्लेट को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर को लेकर आ रहे हैं जो कि अनचार्ज है, जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब आपको पता है जब चार्जिंग व इंडक्शन की प्रोसेस हमने पढ़ी थी सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो देखा है आपने कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास में हम किसी कंडक्टर को रख देते हैं तो नियरर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो इधर वाली जो नियरर सरफेस है वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। और जो अपोजिट साइड में सरफेस है वहां पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये प्लेट आप सपोज कर ले ए है, ये प्लेट सपोज कर लो बी है। प्लेट ए को क्या करा था हमने, इनिशियली इंसुलेटेड रख रखा था, मतलब अभी तक भी इंसुलेटेड ही है। इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसकी कैपेसिटी भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। मैक्सिमम हो गई इसकी कैपेसिटी, इसके बाद वो चार्ज स्टोर करके नहीं रख पा रही थी। फिर हमने क्या करा, एक प्लेट बी को लेके आए जो इनिशियली क्या थी, अनचार्ज थी, इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं था। तो नियरर सरफेस पे बी की नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके अपोजिट वाली सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ है कि ये पॉजिटिव चार्ज के पास में नेगेटिव चार्ज आ जाने की वजह से इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है, ठीक है। क्या कह रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज के पास में नेगेटिव चार्ज आ जाने की वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज। और आपको पता है C इज इक्वल टू Q बाई V। अब देखिए Q की वैल्यू को हमने चेंज किया क्या, मतलब कि इस चार्ज की जो वैल्यू है इस प्लेट A पर उसको हमने चेंज किया क्या, नहीं करा। तो Q हमारा अगर कांस्टेंट है और पोटेंशियल की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाए तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इस प्लेट ए की कैपेसिटी काफी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक चीज और देखिए, अगर ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट ए पर जो चार्ज उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अदर साइड में, दूसरी साइड में, वो इसका पोटेंशियल इंक्रीज भी तो कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो इफेक्ट होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पास में पॉजिटिव चार्ज दूर है, तो ओवरऑल जो इफेक्ट है वो पोटेंशियल डिक्रीज होने का ही होता है, ठीक है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अगली स्टेप में इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अर्थ से कनेक्ट करने से क्या होगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज इधर वाली सरफेस पे आया था वो पूरा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा और ये वाली जो सरफेस है वो न्यूट्रल हो जाएगी। अगर मान लो इधर वाली सरफेस न्यूट्रल हो गई है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था वो इंक्रीज होना रुक जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से इस प्लेट ए का चार्ज काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि सॉरी पोटेंशियल काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इस प्लेट ए की कैपेसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें और ज्यादा चार्ज स्टोर करवा के रख सकते हैं। समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है, तो अगर हमें किसी कैपेसिटर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, एक इंसुलेटेड प्लेट लेनी होगी, ठीक है, उसके पास में हमें अनचार्ज सी बॉडी को लेना होगा, कंडक्टर को लेना होगा, उसकी एक साइड को अर्थिंग कर देना है। उसकी वजह से क्या होगा कि इंडक्शन की वजह से जो अपोजिट चार्ज है वो तो नियर सरफेस पे क्रिएट होगा और अपोजिट वाली सरफेस पे लाइक चार्ज क्रिएट हो जाएगा। लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, जिसकी वजह से जो प्लेट ए है उसका पोटेंशियल और भी ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो पता है हमने ज्यादा कोई शेप और साइज में चेंज नहीं करा, फिर भी हमने क्या कर दिया, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया है। तो ये है प्रिंसिपल इसका कैपेसिटर बनाने का। समझ में आप लोगों को?